पेशेंट हमारे पास आता है अल्सरेटेड ब्रेस्ट के साथ, हार्ड फिक्स्ड मैस, सर्जरी इम्पॉसिबल होती है, कीमोथेरेपी लगाएंगे, कीमोथेरेपी पैलिएटिव होगी। कीमोथेरेपी का मकसद क्या है स्टेज 3 और 4 में, कि जो पेशेंट को पेन हो रही है, जो अल्सरेटेड वुंड है, जो ब्लीड कर रहा है, उसको रोकना है, नॉट मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आगे हमारा कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ पैलिएटिव केयर है। स्टेज 4 में जो पेशेंट आएगा उसमें भी पैलिएटिव सारी ट्रीटमेंट है। पेशेंट हेडेक के साथ आता है, हम रेडिएशन लगाते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं। लंग मैट्स के साथ कफ की कंप्लेन होती है, चेस्ट पेन की कंप्लेन होती है। क्योर पॉसिबल है, लेकिन अगर टाइम में आए स्टेज 1 और 2 में। लेकिन न सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, बाकी जितने भी कैंसर्स हैं, फॉलोअप सारी जिंदगी का रिकरेंस के चांसेस होते हैं। अब ये चांसेस भी हर पेशेंट में नहीं होते, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हार्मोन स्टेटस होता है, रिसेप्टर स्टेटस होता है। हम जब ब्रेस्ट की बायोप्सी करवाते हैं, उसमें बायोप्सी के बाद हम रिसेप्टर स्टेटस देखते हैं। ER/PR और HER2/neu, ये मेडिकल सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ER/PR HER2/neu तीनों पॉजिटिव हो, ट्रिपल पॉजिटिव है, उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, उसमें दवाई का रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन अगर ER/PR नेगेटिव है, HER2/neu नेगेटिव है, पेशेंट की प्रोग्नोसिस बुरी होती है, भले स्टेज 2 में ही क्यों ना हो। और ये अलग अलग तरह से कुदरत है। जब पेशेंट आते हैं हमारे पास यंग एज में, हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं 18 to 19 ईयर्स में भी रिपोर्ट होते हैं, उनमें ER/PR हमेशा नेगेटिव होता है। जो मैंने बताया, जब नेगेटिव होता है उसकी प्रोग्नोसिस बुरी होती है, रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और दवाई के रिस्पॉन्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसी वजह से हम हर पेशेंट को, चाहे यंग पेशेंट है या ओल्ड एज है, हर 2 महीने के बाद, पहले साल में हर 2 महीने के बाद बुलाते हैं फॉलोअप के लिए, दूसरे साल में 3 महीने के बाद में 6 महीने के बाद और ईयरली फॉलोअप में। ब्रेस्ट कैंसर से तो नहीं होते, ओवरीज का अपना प्राइमरी कैंसर भी होता है, यूट्रस का भी होता है, लेकिन शायद 2% चांसेस, जिसे हम ओपन बर्ड ट्यूमर कहते हैं, उसमें ब्रेस्ट के बाद सेकंड प्राइमरी ओवरी में हो जाता है, लेकिन हर केस में नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं। मैम, आप इसके लिए, जैसे कि यंग जनरेशन है, ये बहुत ज़्यादा जंक फूड भी लेते हैं, इसके साथ ये इनको पता नहीं चलता, किसी भी किस्म का फूड कहीं भी रोड स्टॉल्स पे खड़े होकर ये खा लेते हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं, इसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए, और इनकी कैजुअल लाइफ में जो इनकी नॉर्मल रूटीन्स हैं उनमें इनको कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए? डॉक्टर मीना ने रिस्क फैक्टर्स आपको बताए। रिस्क फैक्टर्स एक मॉडिफाइबल हैं, एक अनमॉडिफाइबल हैं। जो मॉडिफाइबल हैं उनको हम खुद मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर देखें, किसी भी कैंसर का एग्जैक्ट कभी कोई कॉज नहीं होता। हम कहते हैं कि जी सिगरेट पियोगे तो लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से अगर एक्सरसाइज हम नहीं करते, हम एक जगह बैठे रहते हैं, वो उससे तमाम कैंसर्स का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में फीमेल एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि मेल में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन लेस देन 1% चांसेस है। अब फीमेल जेंडर को हम नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं चेंज कर सकते, आप अपने जेनेटिक लेवल पे जीन्स को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, हमारे हार्मोन लेवल्स चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और जो सदफ अभी बता रही है जंक फूड वैसे ही खाना माना है। स्टमक के कैंसर, पहले हमारे पास ओल्ड एज में आते थे लोग ये स्टमक के साथ, जो स्टमक का कैंसर है या एसोफेगस का है, लेकिन अभी रिसेंट हमारे पास इस वक्त भी 2 बच्चे ट्रीट हो रहे हैं, 15 साल के बच्चे हैं और सीए स्टमक के साथ है। दोनों 15 साल उम्र नहीं है सीए स्टमक के लिए, वो ओल्ड एज की बीमारी है, 50 ईयर्स में होता था। इस वक्त हमारे सेनार में दोनों बच्चों को रेडिएशन लग रही है और पूरे तमाम प्रोसेस, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी और सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं। अब जैसे कि अगर हम माइक्रोवेव देखें, हम हर घर में माइक्रोवेव सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो माइक्रोवेव से जो रेज निकलती है ना, वो भी कार्सिनोजेनिक है, उससे भी रेडिएशन निकलती है। जो हम फूड, जो घर का पका हुआ साफ खाना है, माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं, वो भी खतरनाक हो जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि जो एंटी प्रेस्पिरेंट बॉडी, जो क्या कहते हैं, डिओड्रेंट दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू, ये भी रिस्क फैक्टर है।
ये भी कार्सिनोजेनिक है। ये टैल्कम पाउडर है, उसके मुतालिक वो है कि ये भी कॉज करता है, एक रिस्क फैक्टर है। क्योंकि एग्जैक्ट पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में इंटरनेशनल लेवल पे वो डाटा अवेलेबल है कि जो खवातीन टैल्कम पाउडर का यूज़ ज़्यादा करती हैं उनमें कैंसर, ओवरी के कैंसर और ब्रेस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। मैम, ये ईयरली आप लोगों के पास कितने तकरीबन या ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है, स्पेशली बलूचिस्तान में, क्योंकि जो बलूचिस्तान है उसमें जनरली अगर देखा जाए ना, हमारे पास GIT के कैंसर ज़्यादा है। एसोफेगस जो खुराक की नाली का कैंसर है, टॉप ऑफ द लिस्ट वो है। और हमारे पास बलूचिस्तान में जो हमारे पास एक बर्डन आता है अफगानिस्तान से और ईरान से, उनकी डाइट ऐसी है कि वहाँ पे ये हॉट बेवरेजेस जो हैं कैबा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सीएसओफेगस ज़्यादा है। सीएसओफेगस के बाद हमारे पास GIT को अगर आप एक्सक्लूड करो, स्किन कैंसर ज़्यादा है, स्किन कैंसर, स्क्वेमस सेल और बेसल सेल, फिर थर्ड नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है वो फैसलाबाद में है, सबसे ज़्यादा पंजाब में ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल एरिया है, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, हवा सारी पोल्यूटेड है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो मैम, यहाँ पर सीनार में ये सारे जितनी इनकी टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी है, वो सब अवेलेबल है, और वहाँ पर ये सारे मतलब अगर कोई किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो क्या पॉसिबल है कि सीनार में यहाँ कोयटा में रहते ही वो अपना सारा इलाज कर सके, या बाहर आप लोग रेफर करते हैं? सीनार हॉस्पिटल, सीनार स्टैंड फॉर सेंटर फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, हम इस वक्त काम कर रहे हैं अंडर एटॉमिक एनर्जी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी। हमारे पूरे पाकिस्तान में 18 सेंटर्स हैं, हर बड़े शहर में है लेकिन नाम डिफरेंट है। बलूचिस्तान में सीनार है, कराची में केरन है, लाहौर में इनमोर और सीनम के नाम से है, इस्लामाबाद में नूरी के नाम से है, और सीनार में भी हमारे पास वो तमाम लेटेस्ट मशीनरी जो आपके किसी भी प्राइवेट सेक्टर में है वो मशीनरी अवेलेबल है हमारे पास। रेडिएशन के लिए भी, कीमोथेरेपी की तमाम ड्रग्स अवेलेबल हैं जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सीनार में भी अवेलेबल है, चाहे कीमोथेरेपी के हैं चाहे रेडियोथेरेपी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।